नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। काशी से लेकर देवघर तक, प्रयागराज से लेकर देश के तमाम बड़े शिव मंदिरों तक भक्तों का तांता लगा है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। सावन का तीसरा सोमवार, मंदिरों में श्रद्धा अपार। जी हां, आपको बता दें कि आज देश भर के शिवालयों में सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। काशी से लेकर देवघर तक, प्रयागराज से लेकर देश के तमाम बड़े शिव मंदिरों तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। वहीं देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में भी आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का जत्था शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंच रहा है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई समेत देश के अलग अलग हिस्सों में भी भक्त जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। दूध, बेलपत्र और फूल अर्पित कर भगवान शिव से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। चारों तरफ आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और सब ओर बस एक ही गूंज है, हर हर महादेव और जय भोलेनाथ की। सावन का तीसरे सोमवार इस साल नागपंचमी का महासंयोग भी लेकर आया है। आज नागपंचमी का महापर्व भी है। धर्मनगरी उज्जैन में नागपंचमी के शुभ अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है नागपंचमी पर खुला उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर। जी हां, बाबा महाकाल की नगरी में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौका है साल में सिर्फ एक बार खुलने वाले भगवान नागचंद्रेश्वर के दरबार के दर्शन। आधी रात से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। हर तरफ हर हर महादेव और जय नागचंद्रेश्वर के जयकारे गूंज रहे हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर का ये मंदिर अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस मंदिर के कपाट साल में सिर्फ एक दिन, नागपंचमी के शुभ दिन ही खुलते हैं। सावन के पावन महीने में आने वाली नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने और उनके दर्शन करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि साल में सिर्फ एक दिन मिलने वाले इस दुर्लभ दर्शन के लिए भक्त घंटों लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। रात 12 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। पट खुलने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी ने भगवान नागचंद्रेश्वर की पूजन आरती की। इसके बाद श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर खोल दिए गए, जो रात 12 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। महाकालेश्वर धाम में मौजूद ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्प शैया पर विराजमान है। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजित हैं। शिव शंभु के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। नागपंचमी का त्यौहार है और नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन पूरे वर्ष भर में 24 घंटे के लिए पट खुलते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करने आते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं 12 बजे विधिवत पूजन के साथ दर्शन व्यवस्था शुरू हो गई है। श्रद्धालु जो है नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन करके वापस हो रहे हैं और पूरे दिन ये तांता लगा रहेगा। विगत वर्ष 9 से 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। इस वर्ष वो आंकड़ा भी क्रॉस होने की उम्मीद है। मौका नागपंचमी का है तो बाबा महाकाल का श्रृंगार भी बेहद भव्य और दिव्य किया गया। नागपंचमी के पावन अवसर पर महादेव का विशेष श्रृंगार हुआ, जिसमें भगवान शिव के मस्तक पर नाग वासुकी विराजमान नजर आए। भस्म, पुष्प और आभूषणों से सजे बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। भक्त लोगों को बाबा के दरबार के अंदर दोगुना लाभ प्राप्त हो रहा है। बाबा महाकाल के दर्शन के साथ साथ में भगवान का जो वासुकी नाग है उनके भी दर्शन का पुण्य प्राप्त हो रहा है। बाबा महाकाल की प्रातः काल की भस्म आरती में भगवान महाकाल ने स्वयं रजत का वासुकी नाग धारण किया है, जो साल में एक बारी बाबा महाकाल करते हैं और वही नाग का स्वरूप ऊपर नागचंद्रेश्वर महादेव के रूप में भक्त लोग दर्शन करते हैं।
मान्यता है कि नाग वासुकी भगवान शिव के परम भक्त हैं और महादेव के गले में नाग का विराजमान होना उनके नागों के प्रति विशेष संबंध को दर्शाता है। नाग पंचमी पर बाबा महाकाल का ये स्वरूप भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना। और आज का क्राउड बहुत बढ़ गया है, बट वो जो श्रृंगार है इसके लिए बहुत जनता आई हुई है इस त्योहार में, और हमें भी बहुत अच्छा मौका मिला और हम लोग भी उस मौके का एक पार्टिसिपेंट हुए। इसके लिए महाकाल की जय श्री महाकाल। क्योंकि आज नाग पंचमी के दिन में इतनी भीड़ में दर्शन करने मिला, बहुत बड़ी बात थी। और जो दर्शन हुए वो बहुत खूबसूरत थे, आरती बहुत खूबसूरत थी और बहुत आनंद आया। उज्जैन ही नहीं, देश भर के तमाम मंदिर हैं जहां महादेव के भक्त नाग पंचमी के मौके पर नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। प्रयागराज के प्रसिद्ध नाग वासुकी मंदिर में भी नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। गंगा किनारे स्थित ये प्राचीन मंदिर नागराज वासुकी को समर्पित है। वैसे तो यहाँ पूरे साल पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन नाग पंचमी के दिन दर्शन और पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पर नागवास की मंदिर में भक्तों की जो भीड़ है सुबह से लगी हुई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु हाथों में जल लेकर के और बेलपत्र लेकर के यहाँ आए हैं। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें नागों के राजा यानी नागवासुकी का वास है और यहाँ पर नाग के रूप में विराजमान देवता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए हैं। आप हमारे पीछे यहाँ पर लंबी लाइन श्रद्धालुओं को देख सकते हैं। हाथों में लावा और दूध यहाँ पर चढ़ाया जाता है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर अपने हाथों में जल लेकर के आए हैं और भगवान नागवासुकी के दर्शनों के लिए लंबी लाइन सुबह से लगी हुई है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग वासुकी की विधि विधान से पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यही वजह है कि इस दिन हर श्रद्धालु यहां पहुंचकर नाग देवता का जलाभिषेक करना चाहता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की वार्षिक यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच जम्मू से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। ऐसे में हमारे आज की अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी हुई है। वो है बम बम भोले के जय घोष से शुरू बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। जी हाँ, आपको बता दें कि आज सुबह करीब 6:30 बजे जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से श्रद्धालुओं के जत्थे को पुंछ के लिए रवाना किया गया। करीब 230 किलोमीटर लंबी इस 12 दिवसीय यात्रा का समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थित हिमालयी तीर्थ स्थल बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को इस यात्रा समारोह का उद्घाटन किया। 2005 से आयोजित की जा रही यात्रा केवल पर्वतों और घाटियों को पार करने वाली यात्रा नहीं है, ये हमारे बाहरी पथ से कहीं अधिक हम सबके अंतर्मन की यात्रा है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की ये तीर्थ यात्रा स्वयं के भीतर स्थित चेतना को पहचानने की भी यात्रा है। यह पावन तीर्थ यात्रा भगवान शिव की ओर अग्रसर होने की भी यात्रा है, जो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी स्थल की दिव्य ऊंचाइयों में विद्यमान है। 12 दिनों तक चलने वाली बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर संपन्न होगी। और 2005 से ये निर्विघ्न आज तक यात्रा चलती आ रही है और हर साल ये जो श्रावण के लास्ट 10 दिन हैं उस दिन बजरंग दल के जत्थे जो है पूरे भारतवर्ष से अलग अलग प्रांतों से यहाँ आते हैं। आज पहला जत्था यहाँ से रवाना हो रहा है और अंतिम दर्शन जो इन जत्थों के है वो रक्षाबंधन के दिन होंगे और उस दिन ये यात्रा संपन्न होगी। बाबा बूढ़ा अमरनाथ छड़ी यात्रा से पहले पुंछ जिले में स्थित नवग्रह मंदिर से दिव्य त्रिशूल यात्रा भी निकाली गई। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच त्रिशूल की पूजा की गई। पूजा अर्चना के बाद गाड़ियों के काफिले के साथ त्रिशूल यात्रा शुरू हुई।
हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष करते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस त्रिशूल यात्रा में शामिल हुए। जो त्रिशूल यात्रा है, आपको पता है हर साल बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जब यहाँ आती है उससे एक दिन पहले ये जो त्रिशूल यात्रा है ये नवग्रह मंदिर अजोट जो कि देरिया में है वहाँ से निकलती है और यात्रा ग्राउंड तक पहुँचती है। आपने देखा होगा भोले का जो त्रिशूल है ये एक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो हमारे पुंछ के वासी हैं, खास करके बिना मजहब मिल्लत हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पहुँचता है और ये खास करके एक तरह से आयोजन होता है बाबा बूढ़ा अमरनाथ से पहले कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा आ रही है, जो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए सारे पुंछ वासियों को, जिस तरह से वो वेलकम करने के लिए हर बार यात्रियों को यहाँ पहुँचते हैं। पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बूढ़ा अमरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित अमरनाथ गुफा के समान ही आस्था का प्रमुख केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में संस्कृति और भक्ति का अद्भुत संगम देखने के लिए मिला। रामनगरी में झूलन उत्सव के दौरान भरतनाट्यम की भाव भंगिमाओं के साथ संपूर्ण रामकथा जीवंत हुई। श्री राम ऑडिटोरियम में बेंगलुरु से करीब 270 कलाकार पहुंचे और भरतनाट्यम के माध्यम से भगवान श्री राम की संपूर्ण जीवन गाथा को मंच पर साकार कर दिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है अयोध्या में झूलनोत्सव पर भरतनाट्यम का आयोजन। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रस्तुति के दौरान कलाकार भरतनाट्यम की शास्त्रीय शैली में श्री राम जन्म से लेकर बाल्यकाल, वनवास, सीताहरण, रावण वध, अयोध्या वापसी और सीताराम कल्याण तक के प्रसंगों को जीवंत किया। मंच पर जब रामकथा के अलग अलग प्रसंग साकार हुए तो पूरा सभागार भक्तिभाव से सराबोर नजर आया। इस भव्य सांस्कृतिक आयोजन की खास बात ये रही कि इसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी कलाकारों के साथ शामिल रहे। नन्हे कलाकारों ने अपनी भाव भंगिमाओं और अनुशासित नृत्य प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। भरतनाट्यम के पारंपरिक पश्चात मुद्राओं और भाव भक्ति के साथ रामकथा के प्रसंगों ने ऐसा वातावरण बनाया कि दर्शक स्वयं को कथा का हिस्सा महसूस करने लगे। कलाकारों के मुताबिक अयोध्या में आकर श्री राम के जीवन और आदर्शों को भरतनाट्यम के माध्यम से अभिव्यक्त करना उनके लिए किसी साधना से कम नहीं। सावन के झूलनोत्सव के बीच आयोजित इस कार्यक्रम ने अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक छटा को और भव्य बना दिया। दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपरा और उत्तर भारत की राम भक्ति का ये संगम रामनगरी की उस सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है जहां देश के अलग अलग हिस्सों की परंपराएं आकर श्री राम के चरणों में एकाकार होती है। जो भगवान को भगवान की जगह में नृत्य का समर्पण होना है, इसी बात से हमने प्रोग्राम शुरू किया था। इसी मूल उद्देश्य है चिगुर संस्था का। सो बहुत ऐसी प्रसिद्ध स्थल में हम बच्चे लोगों को लेके जाएंगे, वहाँ पे परफॉर्मेंस कराएंगे। ये पूरी भगवान की लीला है, हम कुछ नहीं है इसमें, बट ये हमारा सालों का, मेरा परदादा लोगों का ड्रीम था शायद। तो रामलला का इस जन्मभूमि में ये सब लोगों को लेके आना, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। वो कोई पीछे से कुछ करवा रहा है, वही आप देख रहे हो ना, वही करवा रहा है और कुछ नहीं। मैंने रामलला को टीवी में देखा था तो ऐसे सोचा हाँ रामलला ऐसे होंगे। जब वो सामने से देखा तो हम तो शौक ही है अभी तक, और 1-2 साल लगेगा वो शौक से बाहर आने के लिए। तो रामलला ये है जो मैंने फील किया है, उसी उनका ही लीला है। तो इतने सब लोग उनके लिए डांस से समर्पित करने के लिए हम लोग आए बस। और दिल्ली से सटे सोनीपत के मशहूर मुरथल के ढाबे अब सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी को लेकर भी चर्चा में है। मुरथल के रेशम ढाबे पर अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट वेटर ग्राहकों के टेबल तक खाना पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि 5वीं गुड न्यूज़ इसी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, मुरथल में ढाबे पर रोबोट परोस रहा भोजन। जी हाँ, ढाबे पर रोबोट को खाना सर्व करते देखकर ग्राहक भी हैरत में पड़ जा रहे हैं। कई बार तो ग्राहक मोबाइल निकालकर वीडियो और सेल्फी लेते नजर आते हैं। दरअसल ये रोबोट नेविगेशन सिस्टम की मदद से खुद तय रास्ते पर चलते हुए सीधे ग्राहक के टेबल तक पहुंचकर उन्हें खाना सर्व करते हैं। दरअसल जिस मुरथल का नाम सुनते ही आंखों के सामने गर्मा गर्म पराठे और देसी ढाबे आते हैं, अब उसी मुरथल में खाना परोसने का अंदाज बदल गया है। मुरथल के रेशम ढाबे पर अब वेटर की जगह रोबोट ग्राहकों के टेबल तक खाना पहुंचा रहे हैं।
ऑर्डर तैयार होते ही फूड ट्रे रोबोट पर रखी जाती है और नेविगेशन सिस्टम की मदद से रोबोट खुद तय रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा था। वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम था और बहुत ही अच्छा था हमारे लिए। रोबोट से ही खाना मंगवाया आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा फील था वो। पहले आपने कभी कहीं देखा है? नहीं, ये नहीं देखा हमने। कब से शुरुआत? ये आइडिया देखो, हमने मुल्क में सभी रेस्टोरेंट और ढाबे सभी खाना खिला रहे हैं। हमने सोचा कुछ यूनिक भी चीज़ लाई जाए, खाने के स्वाद के साथ साथ है ना, एक यूनिक चीज़ अगर पूरे मुल्क में दी जाए तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। तो ये हम बेंगलोर से कॉन्सेप्ट लाए। कैसे किया जाता है? इनको रिमोट से कंट्रोल किया जाता है सर। इसके लिए एक स्पेशल एक बंदा है जो इनको प्रॉपर रिमोट से इसको कंट्रोल करते हैं। सर कोई वगैरह भी लगी है? मान लो कोई अगर कस्टमर इसके सामने आ जाता है तो क्या रोबोट रुक जाता है या फिर कैसे क्या होता है? और नहीं, चिप लगी है और जो कंट्रोल हो रहा है पूरी निगरानी रखता है कि कोई गेस्ट या किसी के ऊपर ऐसे टच ना हो तो उसको तुरंत कंट्रोल कर लिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया। वैसे तो रविवार को 25 नए अटल कैंटीन का उद्घाटन किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एम्स के पास खुले अटल कैंटीन की रही। यहां पर अटल कैंटीन के खुलने से मरीजों के परिजन को सस्ता और पौष्टिक खाना मिलने लगा। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है अस्पतालों के पास खुले अटल कैंटीन, मिल रहा 5 रुपए में खाना। जी हाँ, आपको बता दें कि सफदरजंग और एम्स अस्पताल के पास शुरू हुई कैंटीन में महज 5 रुपए में लोगों को चावल, दाल, रोटी, सब्जी और अचार जैसे पौष्टिक खाना मिल रहा है। दिल्ली में एम्स और सफदरजंग अस्पताल के पास अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है। इस कैंटीन में लोगों को केवल 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। देश के 2 बड़े अस्पतालों के पास खुले इस कैंटीन से इन अस्पतालों में प्रतिदिन आने वाले हजारों मरीजों और उनके परिजनों को फायदा होगा और उन्हें बेहद किफायती दर पर भरपेट भोजन उपलब्ध हो सकेगा। अटल कैंटीन के खुलने से आम लोगों को बहुत फायदा होगा, खास करके उन लोगों को जो लोग सफदरजंग और एम्स अस्पताल में अपने परिजनों के इलाज के लिए आते हैं। परिजनों के भर्ती होने के कारण उनको महीनों तक यहाँ रुकना पड़ता है। ऐसे में उन लोगों को भोजन की काफी परेशानी होती है। उन लोगों के पास इलाज कराने के पैसे बहुत कम होते हैं। ऐसे में लोगों को यहाँ भोजन सस्ते में मिलेगा तो उनकी बचत होगी और उन्हें पौष्टिक भोजन भी मिल पाएगा। राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल के पास अटल कैंटीन खोला गया है, जहां पर लोगों को 5 रुपए में भोजन मिलेगा। अभी हम उसी अटल कैंटीन में मौजूद हैं जहां पर इसकी शुरुआत हो गई है और उसके बाद लोग यहां पर खाना खाना शुरू कर चुके हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में लोग यहां पर जो है खाना आपको खाते हुए नजर आएंगे और ये पूरी कैंटीन जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है, जिसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि 16 अगस्त के मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेज साहिब सिंह वर्मा के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये कैंटीन एम्स अस्पताल के गेट नंबर 5 के पास खोली गई है। इस सड़क के दूसरी तरफ सफदरजंग अस्पताल है, जहां हर रोज बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। यहां पर इलाज के लिए पहुंचे लोगों ने इस कैंटीन के खुलने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इस कैंटीन के खुलने से उनके जैसे लोगों को आसानी से खाना मिल पाएगा। मेरा बच्चा एडमिट है, ब्लड कैंसर है उसे, एम्स में जी। तो ये योजना है, बहुत बढ़िया योजना है। इससे क्या होगा, कभी मेरे लिए 4 महीने हो गए हैं, कभी कभी मैं ऐसा ही लेट गया था भूखा और कोई खाना बांटने आ जाता था तो मिल जाता था। अब इससे ये होगा कि हम जो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके लिए कुछ दवाई के पैसे भी बच जाएंगे, खाना मोल नहीं लेना पड़ेगा, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। वैसे तो महंगा खाना पड़ता था, कुछ पैसे बच जाएंगे तो दवाई में काम आएंगे। ये बहुत अच्छी योजना है। रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर दिल्ली में इस कैंटीन की शुरुआत की गई। इस कैंटीन के शुरू होने के साथ ही दिल्ली में अटल कैंटीनों की संख्या 100 हो गई है। इन कैंटीनों में जरूरतमंद लोगों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। उन्हें केवल 5 रुपए में रोटी, चावल, दाल, सब्जी और अचार मिलेगा। इसकी जो लोकेशन है ये एम्स गेट नंबर 2 और ये सफदरजंग हॉस्पिटल के बीच में है। तो यहाँ पे अटेंडेंट जो आते हैं मरीजों के, उनको भी भोजन मिलेगा, आसपास के लोगों का भी, और इतना अच्छा पौष्टिक आहार है कि हर व्यक्ति खा सकता है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि सरकार ने हर रोज हर दिन एक अपना नया वादा हम लोग पूरा कर रहे हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती वर्ष में दिल्ली में 100 अटल कैंटीन स्थापित करने की घोषणा सरकार ने की थी, जहां साल के 365 दिन बिना किसी अवकाश के प्रतिदिन प्रत्येक कैंटीन में हजारों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। रविवार को खुले 25 अटल कैंटीनों से दिल्ली में इन कैंटीनों की संख्या 100 हो गई है, जहां गरीबों, जरूरतमंद और श्रमिक वर्ग के लोगों को केवल 5 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आशुतोष कुमार, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के गुरेज में खेल इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल ने युवाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। यहां पर बगतौर के हाई ग्राउंड में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल में स्थानीय लोगों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है। गुरेज में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भव्य समापन। जी हां, आपको बता दें कि समापन समारोह में यहां का पारंपरिक पोलो खेल खेला गया, जिसने आयोजन में रोमांच का रंग भर दिया। कार्यक्रम के बाद विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। घाटी के युवाओं में ये उत्साह, ये उमंग नए कश्मीर की तस्वीर है। घाटी के युवाओं में खेल के मैदान में कुछ कर गुजरने का जज्बा साफ नजर आ रहा है। युवाओं में आत्मविश्वास से लबरेज ये तस्वीरें गुरेज घाटी की हैं, जहां इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भव्य समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच मिला, जहां खेल के साथ साथ टीम वर्क, अनुशासन और आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। गुरेज में सेना की तरफ से आयोजित खेल महोत्सव में आसपास के सभी गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन आयोजन सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं रहा। स्वच्छ भारत अभियान और पौधरोपण जैसी सामुदायिक गतिविधियों में भी गांव की भागीदारी सुनिश्चित की गई। भारतीय सेना की तरफ से नियंत्रण रेखा से सटे गुरेज इलाके में इंटर विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जो अब समाप्त हुआ है। इस विलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का मकसद नियंत्रण रेखा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए खेल की सुविधाएं न सिर्फ बढ़ाना, बल्कि साथ ही साथ उनके बीच में एक भावना खेल और मुकाबलों को लेकर पैदा करना। खेल के मैदान में युवा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और सबसे खास आकर्षण रहा पारंपरिक पोलो का मुकाबला, जहां घोड़ों की रफ्तार और खिलाड़ियों के शानदार तालमेल ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गुरेज की पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक खेल भावना का ये संगम लोगों के लिए खास अनुभव रहा। दरअसल गुरेज घाटी की अगर बात की जाए, यहाँ पर सदियों से पोलो खेला जा रहा है। ये अलग तरीके का पोलो है जो अंतर्राष्ट्रीय पोलो से अलग है, क्योंकि इसमें जो घोड़े इस्तेमाल होते हैं वो कम कद के होते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस भी अलग होती है। दरअसल लद्दाख क्षेत्र और गुरेज घाटी के साथ साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का पोलो खेला जाता है। भारतीय सेना को उम्मीद है कि यह रिवायती खेल यानी पोलो जो है उसको दोबारा सीमावर्ती इलाकों खासतौर से गुरेज घाटी में बहाल भी किया जाएगा और विकसित भी। भारतीय सेना की ओर से आयोजित इस पहल का मकसद गुरेज के युवाओं को खेलों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि युवा स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, अपनी प्रतिभा को निखारें और भविष्य में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। से क्या है कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हुए और या खासकर इसमें यहाँ की बच्चियों को मौका मिला अपने आप को आगे लाने के लिए, और ये एक अच्छा प्लेटफार्म हम यूँ कहेंगे कि इंडियन आर्मी का एक अच्छा इनिशिएटिव, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गेमों में हिस्सा लिया। दरअसल खेल से जुड़े ऐसे आयोजन घाटी के युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा पहचानने, उसे निखारने और बड़े मंच तक पहुंचाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। खेलों के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा मिल रही है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ रहा है और भविष्य के लिए नए सपने देखने का हौसला भी पैदा हो रहा है, जिसकी खुशी स्थानीय लोगों में देखने को मिल रही है। और इंडियन आर्मी से यही रिक्वेस्ट है कि जो 1.0 इस साल हुआ है, तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को अपना टैलेंट शोकेस करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो सके।
गुरेज घाटी में चल रहे इस खेल महोत्सव में खेल के मैदान से लेकर स्वच्छता अभियान और पौधरोपण तक युवाओं को समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भी जोड़ा गया। ऐसे आयोजनों से युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है और उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने और निखारने का मौका मिलता है। गुरेज से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।